नमस्कार। जीवन में कई बार हमें सब कुछ मिल जाता है, आज़ादी, सम्मान और धन दौलत। हम समझते हैं कि हमारा हर निर्णय सही था, लेकिन कभी कभी एक छोटा सा अनुभव जिंदगी के किसी खाली कोने को तब उजागर कर देता है जब उसे भरने का समय निकल चुका होता है। आज प्रस्तुत है अंग्रेजी भाषा की कथाकार केट शोपां की कहानी रिग्रेट की हिंदी प्रस्तुति एक अधूरा सुख। मॉम्जेल ऑर्ली मजबूत कद काठी की महिला थी। उसके गुलाबी गाल और दृढ़ निश्चय वाली आंखें उसके स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति के परिचायक थे। भूरे बालों में कहीं कहीं सफेदी अब दिखने लगी थी। फार्म में काम करते हुए वो आदमियों वाला हैट पहनती थी और जाड़ों में सेना का नीले रंग का ओवरकोट उसके शरीर पर होता था। ऊंचे बूट पहनने में भी उसे कोई परहेज नहीं था। मॉम्जेल ने शादी के बारे में कभी सोचा ही नहीं। उसे किसी से कभी प्यार हुआ ही नहीं। जब वो 20 साल की थी तब उसके सामने शादी का प्रस्ताव आया था, लेकिन उसने उसे तुरंत ही अस्वीकार कर दिया था। अब वो 50 साल की हो गई थी, लेकिन उसे इसका रत्ती भर भी मलाल नहीं था। मतलब ये कि दुनिया में वो अकेली थी। साथी के नाम पर उसके साथ उसका कुत्ता पोंटो था। खेतों में काम करने वाले अश्वेत नौकर, कुछ मुर्गियां, गायें, 2-3 खच्चर, बस इन तक ही उसकी दुनिया सीमित थी। उसके पास एक बंदूक भी थी जिससे वो कभी कभार शिकार कर लेती थी। एक सुबह अपने बरामदे में खड़ी मॉम्जेल अपनी कमर पर हाथ रखे सामने की तरफ देख रही थी। उसके सामने कुछ छोटे छोटे बच्चे खड़े थे और ऐसा लग रहा था कि अभी अभी वो आसमान से टपके हैं। उनका आना ऑर्ली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ये उसके करीब रहने वाली पड़ोसन ओडील के बच्चे थे। पास में रहने के बावजूद ऑर्ली के ओडील से दोस्ताना संबंध नहीं थे। जवान ओडील अपने 4 बच्चों समेत 5 मिनट पहले ही आई थी। उसकी बाहों में छोटी बेटी लोडी थी। बेटे टीनॉम का हाथ उसने कसकर पकड़ा हुआ था और वो उसे लगभग घसीटते हुए ला रहे थे। मॉर्सलिन और मॉर्सलेट बेमन से उसके पीछे आ रहे थे। ओडील का चेहरा आंसुओं और परेशानी के कारण अजीब सा लग रहा था। उसे कुछ ही देर पहले यह सूचना मिली थी कि पास के कस्बे में रहने वाली उसकी मां बहुत बीमार है। उसका पति किसी जरूरी काम से टेक्सास गया हुआ था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो लाखों मील की दूरी पर हो। उसने बताया कि बाहर वेल्सीन अपनी नीली गाड़ी लिए खड़ा है, क्योंकि वही उसे इस स्टेशन तक छोड़ कर आएगा। ओडील रोते हुए कह रही थी, मेरे पास कोई दूसरा उपाय है ही नहीं मॉम्जेल ऑर्ली। आपको इन बच्चों को अपने पास रखना ही होगा। ईश्वर जानते हैं कि अगर कोई और उपाय होता तो मैं आपको बिल्कुल भी परेशान न करती। इन्हें अपना समझना और जरूरत हो तो डांट फटकार में कमी मत करना। मुझे इनकी बहुत चिंता है। इनके पिता भी यहाँ नहीं है और डर ये भी है कि माँ के पास पहुँचने से पहले कहीं वो चल ही न बसे। सच, मैं तो पागल हुई जा रही हूं। अपनी मां के बारे में आशंकित ओडील मजबूरी में अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर थी। ओडील अपने बच्चों को नीची छत वाले घर के गलियारे में छोड़कर रोती बिलखती वहां से चली गई। मकान में लगे सफेद पेंट वाले लकड़ी के तख्ते धूप में चमक रहे थे। घास में कुछ मुर्गियां दाना चुग रही थीं। एक साहसी और निडर मुर्गी गलियारे में चली आई थी और इधर उधर देखती हुई धीमी चाल से चल रही थी। बगीचे में खिले फूलों की खुशबू हवा में थी और कपास के खेतों में काम कर रहे अश्वेत मजदूरों की हंसने की आवाज आ रही थी। मॉम्जेल बच्चों की तरफ देखते हुए कुछ सोच रही थी। उसने मॉर्सलिन की तरफ देखा, जो कि मोटी लोडी के वजन से दबी जा रही थी। उसकी नजर मॉर्सले की तरफ भी गई, जो आंखों में आंसू भरे उसकी तरफ देख रही थी। एक ओर से टीनॉम की गुस्से भरी आवाज सुनाई दे रही थी। बच्चों की तरफ देखते हुए मॉम्जेल खुद को शांत रखने की कोशिश कर रही थी।
वो सोच रही थी कि अपने कर्तव्य को छोड़े बिना इस विकट स्थिति से वो कैसे निपटे। वो अब बच्चों को खिलाने पिलाने का इंतजाम करने लगी। अगर मॉमजिल की मुसीबत इतने से ही कम हो जाती तो उसके लिए चिंता की कोई बात नहीं थी। उसके सभी भंडार भरे हुए थे और खाने पीने से जुड़ी किसी भी तरह की गंभीर परिस्थिति से वो आराम से निपट सकती थी। लेकिन बच्चे कोई जानवर तो थे नहीं जो केवल खा पी कर शांत हो जाते। वो चाहते थे कि उन पर ध्यान दिया जाए, लेकिन मॉमजिल को ना तो ये स्वीकार था और ना ही उसे इस तरह का कोई अनुभव था। ओडील के बच्चों को संभालने में उसके शुरू के कुछ दिन तो बहुत बुरे गुजरे। उसे ये बात कहाँ से पता होती कि मार्सले के सामने अगर जोर से या आदेश भरी आवाज में बात की जाए तो वो गला फाड़कर रोने लगेगी। ये मार्सले की खासियत थी। उसे ये बात काफी बाद में पता चली कि टी नॉम को फूलों से बहुत प्यार था। तब तक तो उसने बगीचे में लगे अपनी पसंद के सैकड़ों फूल तोड़ दिए थे। ऐसा लग रहा था कि वो फूलों की सुंदरता का आनंद लेने के साथ साथ फूल के सभी हिस्सों को खोलकर उनका वानस्पतिक अध्ययन भी करना चाहता था। मॉमजिल को आगाह करते हुए बड़ी बहन मॉर्सलिन ने कहा, आंटी, टीनोम को आपको कुर्सी से बांधना पड़ेगा। वो ऐसे नहीं मानेगा। मम्मा तो हमेशा ही इसे कुर्सी से बांध कर रखती थी। मॉमजिल ने ऐसा ही किया, लेकिन वो कुर्सी काफी बड़ी थी, इसलिए टीनोम आराम से उस पर पसर गया। मौसम क्योंकि थोड़ा गर्म था, इसलिए उसे जल्दी नींद भी आ गई। रात को मॉमजिल ने बच्चों से कहा कि चलो अब सो जाओ। वो सोच रही थी कि बच्चों को सुलाना उतना ही आसान काम था जितना मुर्गियों को हाँक कर दड़बे में बंद कर देना। लेकिन बच्चे ये समझ ही नहीं पाए कि केवल कहने से ही कोई कैसे सो सकता है। वो सोच रहे थे कि सोने के लिए जो गाउन तकिया गिलाफ में भरकर लाए गए थे वो तो मिल ही नहीं रहे थे। उन कपड़ों को गिलाफ से बाहर निकालकर और फिर झटक कर उनकी धूल भी तो साफ करनी होती थी। कमरे के बीच में पानी से भरा हुआ एक टब रखकर बच्चों के पैरों में लगी दिन भर की धूल मिट्टी को भी तो धोना पड़ता था। यह सोचकर ही मार्सलीन और मार्सलेट हंसने लगी कि मॉमजिल सोचती है कि टी नॉम बिना राक्षस और भूखे भेड़िए की कहानी सुने ही सो जाएगा। उनकी हंसी इस बात पर भी निकल रही थी कि छोटी बहन लोडी बाहों में झुलाए और लोरी सुनाए बिना तो सोती ही नहीं थी। अगले दिन अपना सिर हाथों में थामे मॉमजिल ने खाना बनाने वाली अपनी नौकरानी से कहा, आंटी रूबी, आपसे क्या कहूं, मैं 10-15 पौधों की देखरेख आराम से कर सकती हूँ, लेकिन 4 बच्चों को संभालना मेरे बस की बात नहीं। ओह, अब बच्चों के बारे में मुझसे कोई भी बात मत करना। रूबी ने अपना ज्ञान बघाड़ते हुए कहा, मुझे तो यह पहले से ही मालूम था कि बच्चों को संभालने का आपको कोई अनुभव नहीं है। मैं तो कल ही समझ गई थी जब मैंने छोटी बच्ची को आपकी चाबियों के गुच्छे से खेलता हुआ देखा था। आपको पता ही नहीं है कि अगर बच्चों को चाबियां दे दी जाएं तो बड़े होकर वो जिद्दी बन जाते हैं। अगर बच्चों को शीशे में देखने दिया जाए तो उनके दांत देर से निकलते हैं। अरे ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो बच्चों को पालते समय ध्यान में रखनी पड़ती हैं। मॉमजिल ने ना तो इस तरह का कभी कोई दावा किया था और ना ही उसे वो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा थी जो रूबी आंटी को प्राप्त था। रूबी आंटी ने कहा भी था कि उन्होंने 5 बच्चों का लालन पालन किया था और करीब इतने ही बच्चों को कब्र में दफनाने का दुख भी झेला था। फिलहाल तो मॉमजिल यही चाहती थी कि बच्चों के लालन पालन की कुछ तरकीबें वो सीख ले। जिन स्थितियों में वो फंसी हुई थी वो उनसे आराम से निपटना चाहती थी। टी नॉम की गंदी चिपचिपी उंगलियों से परेशान मॉमजिल को अपने वो पुराने सफेद एप्रन फिर से निकालने पड़े जो उसने बरसों से नहीं पहने थे। टी नॉम उसे कभी कभी प्यार से चूमता भी था। मॉमजिल को इसके लिए भी खुद को तैयार करना पड़ा। उसने अलमारी के ऊपर रखी अपनी सुई धागे वाली टोकरी भी निकाल ली। वैसे तो बहुत समय से उसने इसे छुआ भी नहीं था, लेकिन अब इसकी जरूरत पड़ रही थी। उसे बार बार टूटे बटन टांकने और बच्चों के फटे कपड़े सिलने पड़ रहे थे।
उसे बच्चों के चीखने चिल्लाने, हंसने, रोने और पूरे घर में धमा चौकड़ी मचाने के साथ सामंजस्य बैठाने में भी कुछ समय लगा। ऐसा नहीं था कि वो केवल पहली या दूसरी रात ही ढंग से सो नहीं पाई थी। इस दौरान रात को गहरे नींद सोना उसे नसीब ही नहीं हुआ। छोटी लोडी उससे चिपक कर सोती थी और उसके गर्म कोमल शरीर का अनुभव उसे सारी रात होता था। लोडी की गर्म सांसें उसे अपने गालों पर महसूस होती थीं और उसे लगता था जैसे कोई छोटी सी चिड़िया उसके पास आकर अपने पंख फड़फड़ा रही हो। 2 हफ्ते पूरे होने को थे और मॉमजिल ऑर्ली धीरे धीरे खुद को बच्चों के हिसाब से ढाल रही थी। उसकी शिकायतें भी अब कम होती जा रही थीं। इन्हीं दिनों एक शाम मॉमजिल जानवरों के बाड़े की तरफ देख रही थी जहां उन्हें चारा दिया जा रहा था। तभी सड़क के मोड़ पर उसे वेल्सन की नीली गाड़ी दिखाई दी। ओडील गाड़ी में पीछे की तरफ बैठी हुई थी और उत्सुकता से उसी की तरफ देख रही थी। जैसे ही उनकी गाड़ी पास आई, मॉमजिल को ओडील के चेहरे की चमक और खुशी देखकर ही पता चल गया कि सब कुछ ठीक है और वो बहुत खुश है। लेकिन ओडील के इस तरह अचानक से घर पहुंचने पर मॉमजिल हड़बड़ा गई। उसकी घबराहट उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। टीनॉम कहाँ है? शायद टिन शेड में चाकू पर धार लगाने की कोशिश कर रहा था। मॉर्सेलिन और मॉर्सेलिट कहाँ होंगी? जरूर वो गलियारे के कोने में अपनी गुड़ियों के लिए कपड़े काटने में मशगूल होंगी। छोटी लोडी तो खैर मॉमजिल की गोदी में ही थी। वो उस नीली गाड़ी को देखकर खुशी से चीख उठी जो उसकी मां को लेकर वापस आ रही थी। कुछ देर तक तो घर में उत्तेजना का वातावरण रहा, लेकिन फिर उन लोगों के जाते ही सब कुछ शांत हो गया। सच में कितना सन्नाटा हो गया था। मॉमजिल गलियारे में चुपचाप खड़ी थी और चारों तरफ देखती हुई कुछ सुनने की कोशिश कर रही थी। नीली गाड़ी अब दिखाई नहीं दे रही थी। डूबते हुए सूरज की लाली आसमान में थी। नीले सलेटी रंग की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। खेतों पर धुंधला सा उदास कोहरा छाने लगा था, जिसकी वजह से दूर के खेत और सड़क दिखने बंद हो गए थे। गाड़ी के पहियों की आवाजें धीरे धीरे खत्म हो गई थीं, लेकिन उसे अभी भी बच्चों के हंसने और चिल्लाने की बहुत धीमी सी आवाज सुनाई दे रही थी। वो घर में अंदर चली आई। पूरा घर फैला हुआ था। बच्चे अपने पीछे एक उदास सी अव्यवस्था छोड़ गए थे। घर की साफ सफाई करने का उसका मन नहीं हुआ। मॉमजिल ऑर्ली मेज के पास कुर्सी पर बैठ गई। उसने कमरे पर एक नज़र दौड़ाई जिसमें शाम की गहरी परछाइयां चली आई थीं जो उसके व्यक्तित्व पर छा गई थीं। उसने अपना सिर मेज पर रखी अपनी बाहों के ऊपर रख दिया और रोने लगी। वो औरतों की तरह हल्के हल्के सिसक नहीं रही थी। वो एक आदमी की तरह जोर जोर से हिचकियां लेती हुई रो रही थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके अंदर की कोमल भावनाओं को चीर दिया है। पोंटो उसका हाथ अपनी मुलायम जीभ से चाट रहा था, लेकिन इस समय मॉमजिल को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। एक अधूरा सुख। अभी आपने अंग्रेजी की प्रसिद्ध लेखिका कीट शोपा की कहानी रिग्रेट की ये हिंदी प्रस्तुति सुनी। कहानी और लेखिका के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। आपकी टिप्पणियों का हमें इंतजार रहेगा। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जल्दी मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।